बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है ज्योग्राफी का पेडोलॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, तो स्कूल सब्जेक्ट से समझे आपका पेडोलॉजी का जो पेपर होगा वो आपको मैं कंप्लीट वन शॉट वीडियो करवाने वाला हूँ, वन शॉट रिवीजन करवाने वाला हूँ। इसमें आपकी यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर चारों के चारों यूनिट रिवाइज हो जाएंगी। साथ के साथ मैं आपको इसी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपके कंप्लीट रिवीजन होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पे चल रही है सेल। कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट वाला ऑप्शन आता है चित्र से दिखाई देता है ना, कोई भी चीज़ को क्लिक करके डायरेक्ट फ्लिपकार्ट की साइट पर जाओगा तो उठे से कोई भी चीज़ खरीदोगा सबसे ज़्यादा डिस्काउंट थान देखना मिलेगा। तो चलो शुरू करा आप वीडियो ना। पहले वाला प्रश्न है, भूगोल के विकास व आधुनिक अवधारणा एवं नवीन प्रवृत्तियों पर चर्चा कीजिए। तो भूगोल का जैसे विकास देखने को मिलता है, आधुनिक अवधारणा होती है, उसकी नवीन प्रवृत्तियों के बारे में आपको बताना है। भूगोल शब्द है वो दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है, जियो प्लस ग्राफी। जियो क्या होता है पृथ्वी, और ग्राफिक मतलब क्या होता है वर्णन करना। तो कोई भी शब्द है उन पहले तोड़ दिया करो, भू प्लस गोल, है ना। तो इसी तरीके से ज्योग्राफी शब्द वो दो शब्दों से बना होता है, जियो प्लस ग्राफी। जियो किसके लिए यूज किया जाता है आपके सामने, जिसमें जो जियो का शब्द अर्थ होता है आपके सामने पृथ्वी, और ग्राफिक्स ये शब्द है, ये सफिक्स है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, कोई भी चीज़ का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए इसी तरीके से एक शब्द का निर्माण हुआ जिसका नाम क्या है, ज्योग्राफी, जिसका अर्थ है पृथ्वी के बारे में वर्णन करने वाले जो विषय है उसको क्या कहा जाता है, ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे कैसे कैसे आपके सामने जो आपका सामने भूगोल है उसकी कैसे कैसे आगे जाकर जो शाखाएं हैं उसमें अलग अलग कालों में कौन कौन से विभिन्न प्रकार के जो भूवैज्ञानिक हुए जिन्होंने इस भूगोल को आज जो वास्तविक समय में जो आप अध्ययन करते हो उसका नींव रखी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राचीन काल की, जहाँ पे जो यूनानी विद्वान होते हैं इरोटेथिस, इन्होंने ज्योग्राफी शब्द दिया था। किसके द्वारा दिया गया था, इरोटेथिस के द्वारा पहली बार ज्योग्राफी शब्द को दिया गया था। टोलेमी व हेरोडोटस ने भूगोल को एक वर्णमाला विज्ञान के रूप में विकसित किया, जबकि टोलेमी व हेरोडोटस है इन्होंने क्या किया, भूगोल को एक वर्णमाला, मतलब वर्णमाला क्या है, कखा गढ़ वर्णमाला का अर्थ है आज जो वर्तमान समय में आप जो पूरी की पूरी भूगोल देखते हो उसमें आपको एक विस्तृत रूप से पढ़ाया जाता है। वही कोई भी विषय है उमते सिद्ध मान लो गणित है, गणित में सिद्ध एडवांस मैथ लेके बैठगा, है ना, ज्योमेट्री सोल्व करना का, और पहली क्लास में ओ जैगी के कोई नहीं है। आया भूगोल का भी कोई खतरनाक एकदम बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट को लेकर बैठ गया, प्लेटो के सिद्धांत को समझने लग गए, तो क्या आप समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। तो कोई भी विषय होता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, एकदम बेसिक से होती है, फिर अपन एडवांस लेवल तक चलते हैं। तो यही है, टेलेमी और हेरोडोटस ने भूगोल को जो आज वास्तविक स्वरूप देखते हो उसको एक वर्णात्मक और इसका मुख्य जोर किस पे है, जो मानचित्र व पृथ्वी की सतह को समझने पर था। और इन्होंने जो वर्णात्मक ढंग से भूगोल को समझाया, इनका किस पे सबसे ज़्यादा जोर था, इन्होंने मानचित्र के माध्यम से और पृथ्वी की जो सतह है वो किस तरीके से होती है उसके बारे में, गहन अध्ययन के बारे में आपको चीज़ों को बताया था। फिर अपन बात करते हैं मध्यकाल की। इस काल में अरब भूगोल वेदताओं ने अल इदेरिस ने ज्ञान को आगे बढ़ाया। तो मध्यकाल में एक सबसे बेहतरीन, सबसे जो जिनका नाम सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक के रूप में आगे बढ़ता है भूगोल में, उनका नाम क्या था, अल इदरिसी का नाम था। और इन्होंने इस जो ज्ञान था इसको और आगे बढ़ाने का कार्य किया। आधुनिक समय की बात करें, 19वीं शताब्दी में जर्मन भूगोल वेत्ता अलेक्जेंडर वान हेम्बलेट व कार्ल रेटर ने भूगोल को एक व्यवस्थित विश्लेषणात्मक विज्ञान के रूप में स्थापित किया, और उन्होंने मानव और पर्यावरणों के बीच में संबंध पे जोर दिया। अब क्यों भाई, पहले की बात करें अपन, प्राचीन समय की बात करें, मध्यकालीन भारत तक की बात करें, भूगोल को एक व्यवस्थित तथा विश्लेषणात्मक विज्ञान के रूप में स्थापित किया। और इन्होंने क्या किया, एक विश्लेषणात्मक ढंग से एक चीज़ों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। साथ ही साथ जो इस समय की बात करें, प्राचीन समय की बात करें, अपन टॉपिक बीच में रह गया था। जो प्राचीन समय में क्या था, प्राचीन समय में इंसान है, इंसानी सभ्यता थी वो इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी। उस समय क्या हुआ करता था, लोग हैं वो बिखरे हुए रहते थे, मतलब कबीलों में रहते थे, एक कबीला यहाँ पर है, नदियों के किनारे अक्सर सभ्यताओं का देखने को मिलती थी। लेकिन वक्त बदला और मनुष्य की जनसंख्या का बढ़ावा हुआ, संसाधनों पर भी जोर पड़ा। साथ के साथ मनुष्य ने खुद को इतना विकसित कर लिया कि वो नदियों से बाहर जाकर सुदूर क्षेत्रों में भी रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो अब इस समय क्या है, जो पृथ्वी है
पृथ्वी पर संसाधनों पर जोर और जो मानव है उनका ज़्यादातर क्या संपर्क ज़्यादा रहने लग गया। पहले मानव प्रकृति पर निर्भर तो पूर्ण रूप से था, आज मनुष्य उतना निर्भर तो नहीं है, लेकिन आज संसाधनों पर सबसे ज़्यादा जोर है हमारी जनसंख्या के कारण। तो इसीलिए इस जो मानव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है उनको गहराई से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था। और ये प्रयास बहुत ही सार्थक तरीके से किन्होंने किया, हेम्बोल्ट और कार्ल रिटर के द्वारा किया गया था। इसमें क्या था भाई, जय था एक बात बताऊँ, पहला थारा गाँव में होया कर तो पहले थार दादा ने पूछो गाँव में कितना थालो दादा खाओ, 4 डानिया 4 घर है थारा आस पास है, और आज देख कितना बड़ो गाँव हो है ना। तो भाई 4 घर हा जब ना इतना कुआ होया करता, कोई गाड़ी को नहीं होया करती, कोई को नहीं करते, सब पैदल चला करता है ना इतना ज़्यादा ये जो आज बड़ा बड़ा महल खड़ा कर लिया, घर बना लिया, ए भी कौन था इतना ज़्यादा, आपका सबका कच्चा मकान है, समझ में आ गई। खेती में यूरिया को नहीं। तो ये सब जो चीज़ें हुई हैं अपने आसपास जो आप देख रहे हो, ये बदलाव जो देखने को मिल रहा है, ये संसाधनों पर लगातार जोर पड़ रहा है। इसीलिए मनुष्य किस तरीके से पृथ्वी के साथ लगातार जुड़ा हुआ रहता है, ये आधुनिक काल में बताया गया था। मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स की बात करें, आधुनिक भूगोल में क्षेत्रीय भिन्नता, एरियल डिफरेंसेस और मानव पर्यावरण के बीच में अंतर संबंध बनाया गया है। मतलब कैसे क्षेत्र वाइज जो भूगोल है उसमें आपको अंतर देखने को मिलता है और मानव और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है वो आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करें समग्र विज्ञान, भूगोल को एक कंप्लीट विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया गया। भूगोल को अब एक ऐसा विज्ञान माना गया जो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले सभी भौतिक व मानवीय तत्व, जलवायु, वनस्पति, जनसंख्या, संस्कृति और समग्र और एकीकृत अध्ययन करता है। तो इसको किस तरीके से बताया गया कि ये एक प्रकार का समग्र विज्ञान है। समग्र क्या मतलब, कंप्लीट, कंप्रीहेंसिव आपके सामने साइंस है जिसमें हर चीज़ की बात हो रही है। कंप्रीहेंसिव क्या होता है, समग्र क्या होता है, हर चीज़ की बात हो रही है। समझ भाई, क्लास में कोई को बालक हुआ है ना, जिन भाई विज्ञान पूछो उनमें भी होशियार, गणित में भी होशियार, साइंस में भी होशियार, पढ़ाई में भी होशियार, कुछ मातीकरण में भी होशियार, और आपको स्पोर्ट्स में भी होशियार, बाहर में कोई काम करा उनमें भी होशियार, तो वो है समग्र बालक। और उसी तरीके से समग्र विषय किसमें होता है, जिसमें आपको सभी क्षेत्रों को टच करता हुआ वो विषय चले। स्पेशियल साइंस की बात करें, स्पेक्ट्रियल साइंस क्या होता है, ये घटनाएं स्थानीय विवरण और उनके कारणों को विश्लेषण करती है। ये किसको करती है, जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं, लद्दाख की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं, दक्षिण भारत की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं और नॉर्थ ईस्ट की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं। तो इन जो हर क्षेत्र मैंने आपका नाम लिया है, क्या भौगोलिक परिस्थितियां समान है, बिल्कुल नहीं है। उसी तरीके से वहाँ की जलवायु है, वैसी संस्कृति है। तो इन सब चीज़ों को जो समझने का कार्य करता है वो कौन सा करता है, स्पेक्ट्रियल साइंस करता है। ये आपके सामने अलग अलग विधाएं हैं भूगोल की। समय का और समस्या केंद्रण, आधुनिक भूगोल वर्तमान की समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, शहरीकरण व संसाधन प्रबंधन के समाधान खोजने पर अधिक ध्यान देता है। आज का भूगोल किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि भाई इंसान है, इंसान की ज़रूरतों के हिसाब से भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को बनाया जा रहा है। क्यों भाई बात है कि आदमी तो आपको स्वार्थ दिखे, तो भाई चीज़ है जरूरत इस समय किसमें है, मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो संसाधन है, एक घर है थारा मान लो कि पानी आनो बंद हो कई दिनों, तो एक टंकर है थारा 50 लीटर को 50,000 लीटर को टंकर बना रखो, पानी भरियोड़ो है। तो क्यों को मान लो पहले तो डेली पानी आया कर, तो जहाँ थारा मन माती जहाँ बाल्टी कोई कर दे तो पानी अं डोल देता, बोलो आज तो गर्मी हो रही है जोर की, बाहर ने बोलो ऊपर गिर दो, आंधी चालन लाग रही है पानी छिड़क दो, है ना। कदे अं गाड़ी धोने लग जाए तो धोता रहता, नहाता तो 4-4 बाल्टियाँ नहा रहा था, नल खुला छोड़ रहा, लेकिन गर्मियाँ में पाइप खराब हो गया थारा पानी आड़ू, जहाँ घर का जैसे एक बाल्टी कोई सो एक्स्ट्रा डोल दे या गलती हूँ थोड़ा पानी वेस्ट हो जाए, थारी मम्मी लेके चप्पल था टाट में देखी हूँ पानी कौन लेके आओगे, मेरा तो गड़िया कौन लेके आ जाए, वो है नया बात। तो यही चीज़ समझने का प्रयास चल रहा है इस समय कि मनुष्य और पर्यावरण है उसको जो संसाधन है उनको सही तरीके से कैसे उपयोग किया जाए। समझ में आ गया। तो वो पानी है वो संसाधन है एक तरीका को, और उन्होंने आप थे थारा घर में पानी नहीं और जब सही तरीका उपयोग कर रहे हो ना, क्यों, क्योंकि पानी नहीं है इस समय। तो इसीलिए जो संसाधन है उनको सही तरीके से बेहतर तरीके से अपन किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं इसको समझने का प्रयास चल रहा है। अगला है विद्यालयीन पाठ्यक्रम में भूगोल का स्थान एवं दैनिक जीवन में इसकी महत्व क्या होती है। तो जो विद्यालय पाठ्यक्रम हो ना वो भूगोल को क्या स्थान है, भूगोल को क्या महत्व है और दैनिक जीवन में को क्या महत्व है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है भूगोल एक प्रकार का कोर विषय है। कोर विषय के वह समझाऊंगा
माध्यमिक स्तर पर भूगोल को इतिहास, नागरिक शास्त्र व अर्थशास्त्र के साथ एकीकृत सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाए। तो भाई थे एक बात बताओ, पहले 3rd क्लास तक था, शायद 5th क्लास तक सिविक्स के रूप में पढ़ी जाए। समझ में आ गया? जब एक किताब हो सिविक्स की और उन पर्यावरण अध्ययन भी जा रहे सबकी में एक में खिचड़ी बना के देती हैं। फिर 6ठी क्लास में जाओ तो सोशल साइंस का नाम होता है, ज्योग्राफी अलग पढ़े जा, जब हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस है ना, और आपके सामने ज्योग्राफी है, और एक किताब से सिविक्स की किताब एक अलग से आती है। इस प्रकार से 3 से 4 विषयों को मिलाकर सोशल साइंस के नाम से, या तो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हो तो सामाजिक विज्ञान का नाम से बोले जाए। एक आध शब्द को इंग्लिश का जाए तो माफ़ कर दियो भाई, मैं तो इंग्लिश मीडियम का बालक हाँ, तो यह तो नहीं करेगा। जो छात्रों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के भौगोलिक आधार पर समझने का मदद करता है। और ये क्यों पढ़ाया जाता है विषय? सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई, कोई चीज़ कराई जा रही है तो क्यों कराई जा रही है? ताकि बच्चा अपने समाज के बारे में जान सके, आर्थिक चीज़ों के बारे में जान सके और राजनीतिक समस्याओं के बारे में जान सके। समाज के बारे में अपन राजनीतिक विज्ञान में समझा, इतिहास में भी समझा, समझ में आ गया। फिर अपन बात करें आर्थिक, इकोनॉमिक्स के अंदर अपन आर्थिक विज्ञान के बारे में सीखा, और राजनीतिक विज्ञान में अपन राजनीति के बारे में समझते हैं। और इन सब चीज़ों को जब भूगोलिक आधार से समझा जाता है, मतलब भूगोल को इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। आर्थिक में क्या, मान लो बाढ़ आ गई, ठीक है, थारा घर हो बहुत तगड़ो है, मान लो एकदम 5-10 करोड़ रुपए की कोठी बनाई थे नदी का किनारा, कोई भी नदी ही उसका किनारा कई सालों को नहीं, बाढ़ आ गई 5 करोड़ की कोठी बालेगी। अभी देख लो पंजाब में घने लोगों का घर डया है ना, अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन मान लो अब प्रकृति के आगे किसका जोर चल सकता है? तो क्या आपको वहाँ पर आर्थिक नुकसान हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। बांध बनाया गया, बांध बनाने से काफ़ी लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। विस्थापित तो समझो ना, मतलब पहले कोई फलानिया गांव में रहता पर दूसरा गांव में जाके रहने लगा, विस्थापित कर दियो। फिर उस विस्थापन में लोगों की संस्कृति बदल गई, लोगों की सामाजिक बदल गई। अब भाई उठे कोई मान लो कोई अपना कोई दादी रिया करती, अब दादी को मन कौन लगा शहर में, दादी ने बेचारा बांध बनाने के कारण शहर में ले जाके बैठा दी। दादी सुबह आमती जाऊँती, गाँव में जाती, जना कोई के साथ लड़ लेती, कोई ने बैठ के ज्ञान दिया थी, कोई भूखी चुगली कर रहती। अब बस सिस्टम योग नहीं, शहर में चल जाता ना, एक कमरा माइनर है तो दादी डेली खा कि बेटा मेरे तो मन लाग रखा, लेकिन कुछ कौन करे जा सका। क्यों? क्योंकि सामाजिक, भूगोलिक और आर्थिक परिस्थितियां वो बदल गई है। ज्ञान का आधार बताएं। यह विज्ञान पृथ्वी, जलवायु, गणित, मानचित्र की गणना और नागरिक शास्त्र और अन्य विषयों के पृष्ठभूमि प्रदान करता है। तो ये क्या है कि भाई दूसरा विषय का बारे में भी ज्ञान दे है। जब अपना पृथ्वी के बारे में बताओ है, अपने जलवायु की है, भाई सब ने बेरो है कि अपना पेड़ बचाना चाहिए, है ना, ताकि अपना जो क्या बचे, अपना पर्यावरण बचे। लेकिन आधा बच्चा ने अगर पूछा पर्यावरण है कि, तो भाई कि बस पर्यावरण ही है, इतने भी रहे। तो अपन सीखते हैं कि पर्यावरण वास्तविकता में होता क्या है, उसके वास्तविक स्वरूप को अपन इस विषय के अंदर सीखते हैं, और ये आपके अन्य विषयों के बारे में भी बताने का काम करता है। स्वतंत्र विषय की बात करें, उच्च माध्यमिक स्तर का एक स्वतंत्र विशेषज्ञ वाला विषय बन गया। अब क्या हो गया है, आप इसको स्वतंत्र, एक इंडिपेंडेंट, जैसे आप 10th पास करते हो, आपको एक चॉइस मिलती है कि आप आर्ट्स विषय ले रहे हो, ह्यूमैनिटीज़ का विषय ले रहे हो, उसके अंदर किसको चूज कर सकते हो? ज्योग्राफी विषय को चूज कर सकते हो। तो अब ज्योग्राफी क्या होगी? स्वतंत्र होगी, है ना। जहाँ छात्रों को भूगोल की विभिन्न शाखाओं के बारे में, भू आकृति विज्ञान, मानव भूगोल के बारे में गहनता से अध्ययन किया जाता है, और फिर इसकी अलग अलग और शाखाएं भी बन जाती हैं जैसे जैसे आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हो। दैनिक जीवन में इसकी क्या महत्व होती है? स्थानीय जागरूकता। भूगोल हमें अपने स्थानीय व वैश्विक पर्यावरण, दिशा, दूरी, जलवायु और भू आकृति को समझने में मदद करती है। भू आकृतियों को समझने में मदद करती है, जिससे हम यात्रा, नेविगेशन व दैनिक जीवन को योजना बेहतर ढंग से बना पाते हैं। तो यही बात है कि आज का समय देखो, सीधी सीधी बातें थे, कोई ना और कि मैं तो यूज करो ना करो, गूगल मैप तो यूज करो है ना। तो वो गूगल मैप क्या को बने है, वो सैटेलाइट के द्वारा सारी जगह जठे की उनको पूरा पिक्चर बना के बाद में उन्हें कनेक्ट करे, भूगोल को जुड़ा हो है ना। अब था ना कोई भी शहर में जाना हो, कोई भी गांव में जाना हो, तो आप पूछो कि भाई फलाने गांव कुछ है, तो वो भी भूगोल है। सब तो हर क्षेत्र जहाँ दैनिक जीवन से सारी की सारी चीज़ें, दिशा, दूरी, जलवायु, अन्य सब ने समझा पा। अब गर्मी पड़ा जाए, लगा कि बहुत जोर की गर्मी हो रही है, तो क्या करा, 2-1 पेड़ लगाते हैं। तो यो भी क्या है, भूगोल को ही हिस्सा है। समझ में आ गया। पानी को कम यूज करना चाहिए, बूंद आप जो पहले क्या खुला पानी को छोड़ दिया जाता था खेतों में, फिर ड्रिप सिस्टम चला, फिर स्प्रिंकलर सिस्टम चला, अब क्या बूंद सिंचाई है, ड्रिप सिस्टम चलना शुरू हो गया। तो ये भी भूगोल का हिस्सा है। तो आप अपने जीवन के आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं भूगोल का हिस्सा तो है। क्यों? पृथ्वी से तो आदमी जुड़े ही रहे,
भाई चिड़ी कागला भी अगर आसमान में उड़े तो भाई एक मच्छर तो आके बैठे तो पेड़ पे ही तो है, तो वो भी भूगोल ही। तो हर क्षेत्र जो दैनिक जीवन से आपकी चीज़ें जुड़ी हुई रहती हैं। संसाधन प्रबंधन की बात करें यह हमें प्राकृतिक संसाधन जल खनिज वन के वितरण और उपयोग की जानकारी देता है। संसाधन प्रबंधन क्यों है तन भाई बार समझाए ना कि घना एक भाई एक टंकी था रहे और वो पानी आनो बंद हो गो हो तो क्या हो गया थार मम्मी चप्पल दी था सिर में कि भाई क्या खर्च करे रे एक्स्ट्रा पानी मेरे तो गड़िया को ले जाए भाई है संसाधन प्रबंधन। बात थारी मम्मी थान क्या सिखा रही है, संसाधन प्रबंधन नहीं सिखा रही है कि बेटा पानी डंगू कहीं यूज करा करें। समझ में आ गया आपको। तो जल खनिज वन आप थे मान लो कि कठे बार ने कल नौकरी लागोगा और ड्यूटी करोगा जना कटे शहर में तो नौकरी लगाओ, थर्ड ग्रेड का मास्टर बनकर थारी फर्स्ट ग्रेड का बनाओ, थर्ड ग्रेड का क्यों बनाओ, फर्स्ट ग्रेड का मास्टर लग गया था ड्यूटी लगी जयपुर के अंदर है ना। आप क्यों उठे लागो आधे घंटा को जाम तो के तो थे वो गाड़ी ने बंद कर सको हो मैं तो मास्टर बना ही सियाना हो 2 रुपया खर्च कौन करी मैं तो जब दे बंद कर दिया है ना। लेकिन मान लो थे कौन नहीं सियाना बना चालू राखे आधे घंटा तक कितो तेल बड़को कोई मतलब निकलो कोई मतलब निकलो थारो खुद को पिसो खर्चो साथ के साथ क्यों गो वो पर्यावरण में जो खनिज हो तेल हो पेट्रोल या डीजल है उसको भी नुकसान है। अच्छा यह तो दान थे भैया भी घना इशाना कर लियो। घर में अक्सर क्या करना आप अपना पंखा चालू छोड़ दिया कूलर चालू छोड़ दियो बिना बात के लाइट जल रही है कोई औचित्य है उस चीज़ को क्यों क्योंकि आपनो खुद को क्या है पैसों भी खर्च हो रहे हैं और उसे जो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है बनती है वो कहाँ से बनती है आपके सामने हाइड्रो प्रोजेक्ट से निकलती है और वहाँ से पर्यावरण प्रदूषण होता है। घना तो थे घना ही समझदार हो लेकिन घना बाहर न मान ले कोई कंपनी में काम करो हो स्कूल कॉलेज में जाओ हो जब कदे कोई पंखा बंद कराओ जाए एक जनों क्या खबो क्यों भाई तेरे के घनाव लग गए आपके घर से पैसे तो नहीं लग रहे लेकिन पर्यावरण को तो नुकसान हो रहा है ना। तो इसी तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों से समझदार बन सकते हो और उस समझदारी को क्या कहा जाता है संसाधन प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण जागरूकता की बात करें भूगोल शिक्षण छात्रों को पर्यावरण प्रदूषण जलवायु परिवर्तन व प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूक भी करता है। तो भाई अगर अपन भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और प्रकृति आपदाओं का अध्ययन न करें तो यही वही बात है कि भगवान राम की पूजा करी और भजन नहीं करें तो क्या की भक्ति करी फिर समझ में आ गई। तो यही है आप अपना उसका अभिन्न हिस्सा है मतलब जैसे भक्ति की अभिन्न हिस्सा होता है ना इसी तरीके से भूगोल है वो आपके सामने भूगोल का अभिन्न हिस्सा होता है। प्रकृति के बारे में जानना और प्रकृति के बारे में जानोगे तो आपदाओं के बारे में भी जानोगे। तो इस क्षेत्र आप जब अध्ययन करते हो तो ये भी समझ लेते हो कि आपको उनसे जब प्राकृतिक आपदाएं आएंगी तो उनको किस तरीके से आपको बचाव करना है। अंतर्राष्ट्रीय समझ यह विभिन्न देशों की भौगोलिक स्थितियां संस्कृति व अर्थव्यवस्थाओं की जानकारी भी देता है। साथ के साथ हमें अंतर्राष्ट्रीय समझ भी देता है कि हमें विश्व शांति और सहयोग की भावना के साथ आगे जीवन में बढ़ना चाहिए। समझ में आ गया। तो यह आपकी थी यूनिट फर्स्ट। अब बढ़ेंगे अपन यूनिट नंबर 2। भूगोल के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों व विषय वस्तु के चयन में मूलभूत आधारों की व्याख्या कीजिए। तो आप भूगोल के जो पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हो उसके क्या सिद्धांत हैं उसकी क्या विषय वस्तु का जब चयन करोगे तो उसके मूलभूत आधारों के बारे में आपकी क्या करनी है व्याख्या करनी है। पहला बात करें बाल केंद्रित सिद्धांत मतलब अगर आप कोई भी विद्यार्थी है कोई भी पाठ्यक्रम का निर्माण करो पैरड हो पेपर हो ज्ञान व पाठ्यक्रम में क्या बताई था पाठ्यक्रम का निर्माण में क्या चीज़ होनी चाहिए बच्चा ने ध्यान में रखना है। तो भूगोल थे अगर बालकान पढ़ा रहा हो तो एक ग्लोब ले आके दिखा दो समझ में आ गया। और कि भी नहीं है तो थारे को गेंद पड़ी होगी गेंद बस रूप से चित्रकारी करके वो गोल बन के ग्लोब बन के दिखा दो। सरकारी नौकरी लागो कोई नहीं हुआ था ग्लोब थारे तो बयां बना के दिखा सको। चार्ट पे मानचित्र दिखाओ बच्चा ने समझ में आ गई। प्रोजेक्ट बनाओ और आज के समय तो आपके सामने जो डिजिटल बोर्ड लगे हैं तो वहाँ पे वीडियो चलाकर दिखा सकते हो। तो जो हमेशा जब भी आप कोई भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है उसमें क्या होना चाहिए चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। बच्चे की जैसी समझ है जैसी आयु का है जैसा उसका मानसिक विकास है उसी हिसाब से उनको चीज़ों को पढ़ाना चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत पाठ्यक्रम की सामग्री में छात्रों के दैनिक जीवन के विषय का उपयोगी होना बहुत जरूरी है। तो बच्चा जहाँ पढ़ा रहे हो जहाँ मैं एग्जाम्पल दियो है ना थारा घर को सो एग्जाम्पल लगे ना अरे बच्चा ने पढ़ाओ मेरे को सीखो थे थोड़ा बहुत कि क्या पढ़ाना चाहिए है ना इस कि आप जब बच्चे को पढ़ाओ तो उसके घर से संबंधित चीज़ों के बारे में बताना सीखो कि उसको जब आप उसको पढ़ा रहे हो कि प्रकृति क्या होती है तो प्रकृति में उसको बताओ कि आप घर पे जा है
कि प्रकृति क्या होती है। जैसे आप उसको उदाहरण से समझाओ कि मान लो आप क्या करते हो, आपकी मम्मी जब दूध को गर्म करने के लिए चढ़ाती है, मतलब उपले जलाते हैं या फिर कोई भी लकड़ी जलाई जाती है, तो उसको जैसे उससे धुआं निकलता है, तो देखो इन्वायरमेंट में काला काला हो जाता है, तो वो उसको धुआं कहते हैं। उस धुआं से क्या होता है, आपका जो पर्यावरण है वो प्रदूषण हुआ है। अब मान लो धुआं का करना ज़्यादा देर रह जाए तो दासिया जाओ था, है ना। तो यही है, तो इससे आपको बच्चे को समझाना है कि किस तरीके से वो नुकसानदायक होते हैं। फिर आप बच्चे को बता सकते हो कि हमारे जो पानी है वो पृथ्वी से निकलता है। अब पृथ्वी से निकलता है तो सीमित मात्रा में पानी है, उन उदाहरण समझा के समझाओ कि पानी यहाँ कि मान लो पृथ्वी एक टंकी की नहीं है, टंकी में पानी सीमित है, तो उन हिसाब से यूज करना चाहिए, है ना। तो जब बच्चे को आप पढ़ा रहे हो तो उसको अपने दैनिक जीवन से जरूर जोड़ना चाहिए। अगला क्या है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। पाठ्यक्रम को करके सीखना, फील्ड ट्रिप मॉडल बनाना और सर्वेक्षण के माध्यम से अवसर प्रदान करना चाहिए। तो बच्चा ना है कोई नहीं कि एकदम किताब पे सारा दिन मुद्दा गिरे रखो, ना ना ना, बच्चा ने बाहर भी लेके जाओ। समझ में आ गई, कभी खेतों में घुमाने के लिए ले जाने लगे, आप बच्चों को बताइए ये सब चीज़ें क्या होती हैं। साथ के साथ मॉडल बनाया, जय मान लो को ज्वालामुखी को टॉपिक पढ़ा रहे हो, है ना, प्लेट्स को टॉपिक पढ़ा रहे हो, प्लेट को जो वो प्लेट होती है उसके बारे में, तो आप बच्चे को उसका मॉडल बनाओ। कोई एक बच्चा है उसे मॉडल बनवा सकते हो, या आपके पास पहले से पढ़े होंगे वो बना लो, हर बच्चे को बता दो। तो इससे क्या चीज़ें वो बहुत आसानी से समझ सकता है। तो कोशिश करो बच्चे को कोई भी विषय होता है उसको उस चीज़ से जोड़ दो आप, है ना। जितना कनेक्टिव बच्चा सब्जेक्ट से विषय से जुड़ा हुआ महसूस करेगा उतना ही वो ज़्यादा सीखेगा। सहसंबंध का सिद्धांत। और एक चीज़ और है, मान लो कोई बच्चा गणित पढ़ता है या विज्ञान पढ़ रहा है, तो ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो क्रिएटिव सब्जेक्ट हैं, जिनमें बच्चा सोचता है, थोड़ा समझ में आ गया। जिनमें मैथ सोल्व करता है तो हमेशा बच्चा सोचेगा उस चीज़ के बारे में, है ना। तो वो सब्जेक्ट इसीलिए बच्चे को, गणित में दो ही बच्चे होते हैं, क्या तो गणित किसी को बिल्कुल नहीं आएगी तो इतने आएगी कि वो सारे दिन गणित पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि रुचिकर विषय है, सोचना पड़ रहा है। अब जो आपका विषय है सोशल साइंस, ये ऐसा विषय है जिसके अंदर ना तो वो बालक ने कदे जिंदगी में उन्हें रुचि आवे और ना उन सीखने में ना वो कदम कमजोर रहे, है ना। तो आपको इसको इतने रुचि का ढंग से पढ़ाना है कि बच्चे को इसमें इंटरेस्ट है। समझ, कोई आपको कहे कि भाई साहब जिंदगी में पढ़ा लेकिन हमारा भूगोल वाला मास्टर जाएगा नहीं पढ़ा कोई का। इस तरीके से आप एक आदर्श टीचर बनो। अगला क्या है, समय समीक्षा और लचीलापन। पाठ्यक्रम समय समीक्षा समस्याओं ग्लोबल वार्मिंग में शामिल करने वाला होना चाहिए। मतलब समय समीक्षा एक समीक्षा क्या होती है आपके सामने, क्रोनोलॉजिकल समझ लो इसको। ये क्या होता है, समय के अनुसार जो समस्याएं बदलती रहती हैं। अब थे सोचो थारा कदे दादा ने करने बैठाए हो, दादा ने क्यों पिताजी ने करने बैठाए, पूछ लियो उन्होंने, पूछ लियो कि थे कदे ग्लोबल वार्मिंग को नाम सुने हो कि खदेगा कौन सुने भाई, मैं तो कोई ज़्यादा। अच्छा हीट आया पूछ लो, हीट वेव को कदे नाम सुने हो के, अफाई कौन सुने, अफाई 2 साल हम सुने पिछले हीट वेव को नाम, है ना। तो हीट वेव के पर लू जोर की चालन लाग जाए हमने हीट वेव कह जाए, समझ में आ गया। तो समस्याएं वक्त के साथ जो बदलती जा रही हैं उसी के हिसाब से बच्चे को तैयार करना भी जरूरी है। भाई उन्हीं किताबा माले किताबा 20 साल पुरानी ही, तो उनमें जो ओजोन जो लेयर है उसमें छेद के बारे में चैप्टर है, लेकिन आज के समय तो ओजोन लेयर पे तो CFC की बैन लगने के बाद में उस पर नियंत्रण आया है। लेकिन आज के समय वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग और आपके सामने हीट वेव जैसी वर्तमान की समस्याएं अलग हैं। तो क्या करो, बच्चा ने उन नया टॉपिक का बारे में भी पढ़ाओ, किताब से बाहर जाकर भी आप चीज़ों को पढ़ा सकते हो। विषय वस्तु के चयन का मूलभूत आधार। तो जब आप कोई भी विषय को चुन रहे हो तो उसमें मूलभूत आधार क्या होना चाहिए, सत्यता और वैधता, ट्रूथ एंड वैलिडिटी। चयनित विषय क्रम नवीनतम, सटीक व तथ्यात्मक रूप से सही होना चाहिए। तो आपके सामने जब इस विषय को जब आप चुनते हो तब वो कैसा होना चाहिए, एकदम नया होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, सही तरीके से उसमें जो आंकड़े हैं वो सही होने चाहिए, साथ के साथ तथ्यात्मक रूप से सही होना चाहिए। आया कोनी कि खुद ही फैक्ट्स गलत बता रहे हो टाबरन, तो बेचारा बच्चा क्या सीखेगा आपको। तो इस चीज़ का तो जीवन में हमेशा याद रखना है कि जब आप बच्चे को पढ़ाओ, एरर होंगे, गलतियाँ सभी से होते हैं, इंसान भगवान नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करो कि वो गलतियाँ न्यूनतम हो। व्यापकता और संतुलन। पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान, मानव भूगोल, जनसंख्या, आर्थिक गतिविधियों और संस्कृति के बीच में उचित संतुलन बनाया जाए। तो आप कोई भी विषय जब बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसकी अलग अलग विधाएं होती हैं। हर आपके इसके अंदर कुछ पाठ्यक्रम आपका भौतिक भूगोल होगा, फिजिकल ज्योग्राफी का होगा, कुछ मानव भूगोल का होगा, ह्यूमन ज्योग्राफी का होगा। तो इसके बीच में आपको एक अच्छा संतुलन बनाना है। बच्चे को दोनों विषयों के बारे में आपको पढ़ाना भी हम इक्वल अमाउंट में, साथ के साथ कनेक्टेड भी फील कराना है
है ना। आप बच्चे को ऐसे पढ़ाया करो कि ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो आप बच्चे को, है ना, तो ज्योग्राफी के साथ आपने इतिहास की कुछ घटना के बारे में बता दिया। जैसे आप क्या कर सकते हो, पर्यावरण प्रदूषण पढ़ा रहे हो तो भोपाल के आपके गैस त्रासदी के बारे में आपने बता दिया, उत्तराखंड में आपने हुई त्रासदी के बारे में बता दिया, क्यों हुई उसके बारे में बता दिया, समझा। तो आप जरूरी नहीं कि पाठ्यक्रम में हर चीज़ दे रखी हो, आप अपने तरीके से भी कुछ क्रिएटिव तरीके से बच्चे को बता सकते हो। और जरूरी थोड़ी है कि थी उत्तराखंड वाली बताओ टाबरा इतनी याद होने वाला काल परसों कोई 1-2 साल में कोई वर्तमान में कोई घटना वेड़ी रहे वह बता उसको। जब पंजाब में बाढ़ आई तो बच्चा ने बताओ कि पंजाब में बाढ़ आने के पीछे कारण क्या था, नदियों का सही से संरक्षण नहीं करना। समझ में आ गया। वहाँ की जो प्राचीन जो प्रणाली थी, जो निकासी प्रणाली थी वो खत्म हो चुकी थी। शहरी जो नदियों पर जो शहरों का दबाव बढ़ रहा था उसका ये परिणाम देखने को मिला है। नदियां हमारे घर तक नहीं पहुंची हैं, पानी हमारे घर तक नहीं पहुंचा है, हम उन तक पहुंच गए हैं। इसके बारे में आपको बताना होता है बच्चों के बारे में। समझ में आ गया कैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या मतलब जो अपन घर वगैरह का निर्माण करते हैं वो इतना कमज़ोर है कि हम उसका सही से क्या नहीं करते हैं, उसको घर बनाते वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान में नहीं रखते हैं। समझ में आ गया। तो ये सब चीज़ें आप बच्चों को बताओ ताकि वो और अधिक चीज अच्छे से आप अच्छे एक टीचर बन सको और अच्छे से बच्चा भी समझ पाए। क्षमता का सिद्धांत, विषय वस्तु छात्रों को ग्रहण करने की क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। आप थे बच्चों ने पढ़ा रहे हो, अब थे क्लास में आया, तीसरी क्लास में थे आया, बहुत मतलब है PhD करेड़ा सब टीचर होते और आता ही पढ़ाओ लगा जाने कोई B.Ed का विद्यार्थी पढ़ाई सेकंड ईयर का टाबर ना पढ़ा रहे हो, एकदम खतरनाक ज्योग्राफी बालक का सिद्धि ऊपर की जा रही है। कोई जरूरत को नहीं, बच्चे को जरूरत ही नहीं है आपके ज्ञान की, बच्चे को किसकी जरूरत है, समझ की जरूरत है। आप एक टीचर में सबसे बड़ी समस्या यही हो जाती है कि टीचर को क्या लगता है कि मुझे बच्चे को ज्ञान देना है। बच्चे को ज्ञान की जरूरत नहीं है, बच्चे को समझ की जरूरत है। ज्ञान तो किताबों में भी है, समझ उसके सामने जो टेक्स्ट बुक लिखी हुई है ना वही बात आप बच्चे को बचाओगे, लेकिन उस टेक्स्ट बुक में और आप में क्या फ़र्क है, आप उसको समझ देते हो। समझ देने के है पढ़ तो थे सीरीज ले रखी है, मैं भी तो किताब आँख भाई लिख रखा है, मैं बता रहा हूँ भाई भाई ही फर्क क्या है, मैं था जो चीज़ बता रहा हूँ बस समझ पा रहे हो। समझ में आ गई ना, तो बस इतना ही समझदार बन जाओ। ज्ञानी थोड़ा सा कम हो जाए चाहिए, लेकिन समझदार थोड़ा ज़्यादा हो जाए, है ना। इतने समझदार हो जाना कि बच्चे आपकी बातें समझ पाए। तो यही है, बच्चे को पढ़ाओ तो उनकी क्षमता के अनुरूप पढ़ाना है। ऐसा कोने की एकदम ही पूरा ही ज्ञान ने बिखेर दियो कि टाबर समेट ही कौन पा रहे। समझ में आ गया, बस इतना इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। अगला है स्थानीय संदर्भ। पाठ्यक्रम का स्थानीय भूगोल और पर्यावरण की समस्याओं को महत्व देना। तो आप बच्चे को समझा सकते हो जिस क्षेत्र में आप रहते हो। जैसे आप जैसलमेर की ड्यूटी लग गई आपकी, सरकारी टीचर बनने वाले या प्राइवेट कोई भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, मैं तो थारा ही को नहीं पढ़न का सा लखन, लेकिन कोई बात को नहीं लागा मैं तो लगाऊँ ही था फर्स्ट ग्रेड में तो थे लागा जैसलमेर में। तो जैसलमेर की समस्या है पानी की, समझने वहाँ का जो क्षेत्र होता है, आपको बच्चों को आप वहाँ के क्षेत्र के बारे में आप भौगोलिक क्षेत्र के बताओ कि भाई उरे कोई टाइम होया करते जो थे सागर होया करते पानी उरे घनो ही हो, लेकिन क्यों हो कि राम की मर्जी हुई और इल्ली साइड टूट के आप हाँ इन हिमालय इल्ली जो अफ्रीका से टूट के इल्ली साइड में है ना, तो यहाँ के क्षेत्र से पानी चला गया है ना, इसलिए कमी है और पानी से ज़्यादा तेल मिल सका है, लेकिन सरकार की कमी है कि तेल नहीं निकाल पा रही है। तो यही आप बच्चे को स्थानीय स्तर की चीज़ों के भी बारे में बताओ। उठे की जो भाई जो डिग्गी बनाते हैं या फिर जो बारिश के वर्षा का पानी का वो संचयन करते हैं उसका बारे में बताओ। उनको क्या महत्व है, बच्चा ने बताओ कि हन कहीं संरक्षित करनी चाहिए। ये थार बाप दादा जो बना रखे ये पागल को नहीं है ना, आज के समय अफान सब चीज़ की कदर कौन कर रहा। अब तारा गाँव में देख लो, पहले तालाब हा, पोखर हा, ये जो जोड़ हा, आज के समय उतना बच नहीं, कौन बच रहा ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको भी समझ रखनी है और बच्चों को जरूर से बताना। आपको पहले तो खुद समझदार बनो अच्छी जगह, फिर बच्चा भी समझदार बनो। अगला क्या है, सह पाठ्यक्रमीय गतिविधियां। क्षेत्र भ्रमण करना, भूगोल संग्रहालय, गृह क्षेत्र व अध्ययन की शिक्षण की भूमिका देनी। तो आप सह पाठ्यक्रम होता है जहाँ पर बच्चे को आप अलग अलग जगह लेकर जाते हो, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सह पाठ्यक्रमीय गतिविधियां कौन सी होती हैं। सबसे पहला होता है क्षेत्र भ्रमण। सह पाठ्यक्रम क्यों है, एक बच्चों दो प्रकार से पढ़ो। एक तो अकेला रूप से पढ़ रहे हैं, किताब में थे कोई क्वेश्चन आंसर दे दिया और बच्चा ने कह दिया कि इसको याद करके आना, वो अकेले पढ़ेगा। समझ में आ गया। दूसरा क्या है, बच्चा अपने 4 विद्यार्थियों के साथ उसको लेकर आप चले गए कहाँ पर, अपने गांव के जोड़ में लेके गए उसको, है ना। और फिर बच्चे को आपने हर चीज़ समझाई। वहाँ पर जाकर वहाँ की मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी है, तो उसको वो पहले थी तो बालू मिट्टी, लेकिन चिकनी मिट्टी यहाँ पर कैसे पहुँची। फिर आपने बताया कि यहाँ पर कौन से जीव जंतु रहते हैं, है ना, उनको
यहाँ पर जो काई लगी है वो क्यों लगी हुई है, हर चीज़ आपने उसको बारे में बताया। जैव विविधता के बारे में बताया कि जैव विविधता क्या होती है। और देखो मीट को भी थान दिख जाओगे, और बगुल्लो भी दिख जाओगे, है ना, और एक आध मछली भी दिख जाएगी अगर थालो पोखर स्वरूप है तो, है ना। इन पानी में बदबू आ रही है तो क्यों आ रही है, दूसरा जोड़ को पानी स्वरूप क्यों है, थारा एक जोड़ को पानी लाल क्यों है, दूसरा को कालो क्यों है, दूसरा को ज़्यादा साफ क्यों है ना, एक को अरियो क्यों है, एक पर काई ज़्यादा क्यों लाग रही। तो आपने हर चीज़ समझाई उन बच्चों को। तो इससे क्या है, 5 बच्चे एक साथ मिलकर समझते हैं। पर एक बच्चों पूछो को कि मैम एक अंदर तो वो पिछला माला गाँव माला तो उधर में ही कोई नहीं, एकदम साफ सुथरो पड़े है, तो थे बताए कि क्यों है वो साफ सुथरो। समझ में आ गया। तो बच्चों को आप सारे बच्चों को एक साथ समझा रहे हो, उसी को क्या कहा जाता है, सह पाठ्यक्रम के नाम से जाना जाता है। और सह पाठ्यक्रम की अलग अलग विधाएं होती हैं, अब हम उसी के बारे में जानेंगे। पहला है क्षेत्र भ्रमण। क्षेत्र भ्रमण क्या होता है, भूमिका की बात करें, छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है। तो आप कोई भी एरिया में लेकर चले गए और वहाँ के भ्रमण के बारे में बच्चों को बताया, जैसे कि वहाँ की भौगोलिक स्थितियों के बारे में बताया, नदियाँ, मिट्टियाँ, प्रकार और भू आकृतियाँ। अब बच्चे को आप क्या करेंगे, क्या आपने यहाँ पे अलवर का जो सरिस कोई अभ्यारण्य है वहाँ पर लेकर चले गए और वहाँ पे आपने उनको पूरा घुमाया, और साथ के साथ घुमाने के साथ आपने उनको क्या क्या ऐ कह दियो कि घूम तो लियो, साथ साथ एक कॉपी नोट्स भी रखो, और जो जो चीज़ ही ना बस दिखती जा रही है, जो था अलग लग गए उनका बारे में नोट्स लिखता चलो। समझ में आ गया। और फिर अपन क्लास में आकर उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो बच्चा है खींगा क्यों मैडम जी घूमन में मान स्वाद को नहीं लेने दोगे थे, यह तो खींगा, लेकिन फिर उन्हें कॉपी नोट्स के साथ चीज़ें समझानी भी था। यहाँ पर मानव निर्मित परिदेश जैसे उद्योग व शहरीकरण को अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन उसका ज्ञान स्थायी होता है और जिज्ञासा बढ़ती है। तो कोई भी बच्चा है वो चीज़ों को जब अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखता है तो उसका ज्ञान ज़्यादा स्थायित्व होता है। समझ में आ गया था ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया करते रहता था, कदे समझ गया, लेकिन एक दिन लैब में ले जाके था है ना दिखाई दी कि भाई यह हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, जो था समझ में है तो या ऐ किसी जो किताब में है वह किसी, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया साइंस के जीव विज्ञान में आती है चीज़। अगला क्या है, भूगोल संग्रहालय और प्रयोगशालाएं। तो भूगोल प्रयोगशाला क्या होती है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के मॉडल, उपकरण, मानचित्र व भूवैज्ञानिक नमूने, चट्टानों को प्रदर्शित करने का स्थान होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, भूगोल संग्रहालय क्या होता है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के आपको मॉडल मिल जाएंगे, है ना, मौसम के उपकरण मिल जाएंगे, मानचित्र मिल जाएंगे, और चट्टानों को दिखाने के, मतलब सीधी सीधी बात है, लैब में जो जो चीज़ है ना वो उठे मिल जाएंगी। टाबरा ले जाके थान प्रत्यक्ष रूप से चीज़ दिखानी कि देखो ज्वालामुखी आफन है तो और को नहीं, लेकिन आया क्यों है कुछ ज्वालामुखी बाबा फाटे जना क्यों जा, उसे लावा निकले लावा से क्यों है, बाद में वो पिंगल के चट्टान बन जाए। इग्नेस रोग क्या होती है, सेडिमेंट्री रोग क्या होती है, मेटाफोरिक जो रोग क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया। हिमालय कौन सो प्रकार को हिमालय है वो इस तरीका से निर्माण हो, यहाँ अलग अलग प्रकार की प्लेट्स हैं, हर चीज़ के बारे में आपको बच्चे को अच्छे से बताना है। ग्रह क्षेत्र का अध्ययन करना, होम रीजन स्टडी। यहाँ पर क्या होता है, बच्चे को अपने आसपास के क्षेत्र सर्वेक्षण, मानचित्र और विश्लेषण के प्रस्तुत करता है। मतलब बच्चे को किस चीज़ के बारे में बता दिया कि आसपास के क्षेत्र में जो थारा मानचित्र होगो, है ना, विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। थारा आसपास की जगह बच्चा ने कहो कि थारा गाँव मत जाओ, इस चीज़ को करो कि कितना तो घर ही, कितना कुआं है, खेत कठे से ही, खेत में कौन सी फसल बाई जाई, है ना, कहीं की मिट्टी है, कहीं पहाड़ है, तो कहीं नदी, कितना पोखर ही, जोड़ कितना ही, हर सब चीज़ों का बारे में बता रहे हो। तो उनके कह जा थारा समय उनके कह जा है ग्रह क्षेत्र का अध्ययन का नाम से जाना जाए। भूगोल क्लब और वाद विवाद, तो बच्चों के बीच में आप क्विज करा के कंपटीशन करवा के भी क्या कर सकते हो, आप भूगोल के बारे में समझ दे सकते हो। तो यो है सह पाठ्यक्रम, जिसमें बच्चों के है घूम फिर के, मतलब सिर्फ किताबी अध्ययन नहीं करके उसका अलावा भी अध्ययन करने का जो अलग विधाई हुई उन्हें सह पाठ्यक्रम गतिविधि का नाम से जाना चाहे। यूनिट नंबर 3 की बात करें, भूगोल शिक्षण की विभिन्न पद्धतियां, जैसे क्षेत्रीय प्रदर्शन, समस्या समाधान व परियोजनाएं पद्धति का वर्णन कीजिए। तो क्षेत्रीय पद्धति कौन सी होती है, विशिष्ट भूगोलिक क्षेत्र जैसे दक्कन का पठार हो गया, है ना, कोई गांव का गहन अध्ययन किया जाता है। मतलब रीजनल मेथड के हो, पहले आप देखो कि सह भ्रमण, है ना, मतलब बच्चों के साथ घूम रहे हो, आप देखेंगे अपन समस्या समाधान से संबंधित। तो सबसे पहले क्षेत्रीय पद्धति, तो कोई एक जगह पकड़ ली थी जहाँ लद्दाख है, लद्दाख के ऊपर थे पूरा रिसर्च करी कि भाई लद्दाख की जो भूगोलिक परिस्थिति क्या है, कौन सी नदियाँ निकले हैं, उठे थोड़ा सा डैम बनाता है क्यों है, जो जमीन की उदरक जा है,
हर चीज़ के बारे में आपने समझ रखी, उसी को क्या कहा जाता है, रीजनल मेथड के नाम से जाना जाता है। कोई एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र को आपने चुना और उस पर गहनता से अध्ययन किया, वहाँ की कैसी जलवायु है, कृषि कैसी है, संस्कृति कैसी है, उसको पढ़ाया, उसको रीजनल स्टडी के नाम से जाना जाता है। अगला कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, जहाँ पर शिक्षक है वो कक्षा में प्रयोग, मॉडल, चार्ट या उपकरण जैसे पृथ्वी का घूर्णन गति को समझने के लिए ग्लोब का उपयोग करता है। तो प्रदर्शन पद्धति क्यों है, जैसे कोई बच्चा थे मॉडल दिखा दियो, है ना, कोई भी ग्लोब दिखा दियो या कोई भी चीज़ ऐसी दिखाई जिसके माध्यम से बच्चा जो इन सब चीज़ों को समझता है, प्रयोग, मॉडल, चार्ट, उपकरणों के माध्यम से समझता है, उसी को क्या कहा जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। अभी थारा फाइनल लेसन होगा थोड़े दिनों बाद में, तो थाने डेमोन्स्ट्रेशन ही करके दिखाना पड़ेगा एक बार। इससे क्या होता है, बच्चे अपनी जो किताबी ज्ञान के साथ जो प्रत्यक्ष रूप से भी चीज़ों को समझता है। जब बच्चा ने थे बतायो कि ज्वालामुखी अया क्यों है, अब अपने आसपास भी कठे ज्वालामुखी को नहीं, किताब में देखे स्वाद को नहीं रहने, तो एकदम था ना प्रत्यक्ष रूप से हर चीज़ एकदम चित्र बना के, माटी को क्या करो कुल्लियो बना लियो, है ना, उल्टो रख के उसके अंदर कोई माटी भर दी, उस सब रंगा से चित्र बना के थे, इस वो बना दी कि हर चीज़ जो ज्वालामुखी है वह बाहर न मतलब लाओ वो बाहर ना तो दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से दिखाए तो बच्चे को और अच्छा लगता है, वो चित्र उसके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। ये किन चीज़ों में उपयोगी होता है, अमूर्त और जटिल अवधारणाएं होती हैं, जैसे ज्वार भाटा, मौसम परिवर्तन जैसी चीज़ों को समझने में मदद करती है। तो बहुत कठिन चीज़ हो ना, कठिन कॉन्सेप्ट हो जना बच्चों आसानी से कौन समझ पाए, उन्हें चित्र का माध्यम से बहुत आसानी से समझ सके। और अगर थारकन इतनी क्रिएटिविटी करने के लिए टाइम को नहीं तो वीडियो भी दिखा सको बच्चा ने थे। समस्या समाधान पद्धति की बात करें, शिक्षक छात्रों के सामने वास्तविक भौगोलिक समस्या जैसे जो समुद्री जलस्तर बढ़ने व तटीय क्षेत्रों पर क्या होगा प्रस्तुत कर सकते हैं। तो काफ़ी बार क्यों है थे पूछो भाई बच्चों एक बात बताओ, थारो घर है ना एक समुद्र का किनारा है, अब क्यों है समुद्र में क्यों गो ग्लेशियर ये जो अपना हुई ना अब पिघलना शुरू होगा, जो नदियों को बहाव बढ़ने के कारण पृथ्वी पर जो समुद्र को जलस्तर बढ़ना शुरू होगा। अब इससे क्या होगा थारा घर में धीरे धीरे पहले थे इतनी दूर में रिया करता, अब क्या होगा इतनी जमीन समुद्र में चली गई, अब इतना सा दूर में थारो घर को बच्चे हैं। तो थे कि एक होगा इस सिचुएशन में एक रियल टाइम प्रॉब्लम है, समुद्र की जल स्तर बढ़ रहा है आज के समय में जो आपके साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो बच्चे से आप हर बच्चे से सवाल पूछो तो बच्चे का जो एक तो क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ेगी उस बच्चे से, और साथ के साथ बच्चा है उन सब चीज़ों पर क्या करेगा, आप बच्चे को पूछ सकते हो कि भाई घना जाओ और इसका समाधान ढूंढ के लिए, तो वो क्या करो इंटरनेट पर जागो, गूगल पर कठे सब ढूंढोगो, AI से ढूंढोगो, लेकिन उसका वैज्ञानिक जन ना सके समझ प्रयाण करो कि भाई अया की घटना हो भी रही है ना, और आप कहें को समाधान कर सका। तो यही है, इस प्रकार की चीज़ें जब आप बच्चों से प्रश्न पूछते हो रियल लाइफ से जुड़ी हुई, तो इससे क्या हो जाता है बच्चे में आलोचनात्मक चिंतन, जो आपके सामने एनालिसिस करने की, तार्किक शक्ति और समस्याओं को विश्लेषण करने की जो आपके समाधान खोजने का जो स्किल है वो विकसित होता है। प्रोजेक्ट मेथड की बात करें, वर्णन की बात करें, यह करके सीखने पर आधारित छात्र केंद्रित विधि है। तो जो प्रोजेक्ट मेथड होता है यहाँ पर क्या होता है, कोई भी बच्चा है वो प्रोजेक्ट बनाकर चीज़ों को सीखता है। छात्र वास्तविक जीवन से संबंधित एक कार्य जैसे अपने क्षेत्र का भू उपयोगी मानचित्र चुनते हैं। तो इनमें क्या है, जो भू उपयोगी मानचित्र चुनते हैं और इसे पूरा करते हैं। तो बच्चे को क्या बताना है, बच्चे को आप परियोजना के माध्यम से भी बता सकते हो कि वास्तविक जीवन के बारे में चीज़ों से जोड़कर आप उनको समझा सकते हो। अगला है भूगोल शिक्षक की योग्यताओं एवं व्यावसायिक विकास पर चर्चा कीजिए। तो कोई भी भूगोल शिक्षक होता है उसमें क्या क्या आपके सामने जो उसकी योग्यताएं होनी चाहिए और क्या आपके सामने उसका विकास होना चाहिए, ये थाने कौन पढ़ाऊंगा वो पर्सन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है को नहीं। अब आपको पढ़ाऊंगा यूनिट नंबर 4 की तरफ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पर्सन आपके सामने जरूर से देखने को मिलेगा। भूगोल शिक्षण की विभिन्न शिक्षण सहायक साधनों की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो भूगोल शिक्षण करते हो आप, ज्योग्राफी का स्टडी करते हो, इसमें जो शिक्षण सहायक साधन होते हैं उसकी क्या उपयोगिता होती है उसके बारे में स्पष्ट करना आपके सामने। तो किन किन आप मेथड्स का टीचिंग एड मेथड्स कौन से होते हैं जिनका उपयोग करके आप बच्चे को पढ़ा सकते हो। पहला है मानचित्र व एटलस। तो आप बच्चे को भूगोल अध्ययन करवा रहे हो और बिना मानचित्र के आप अध्ययन करवा रहे हो तो ये क्या है, ये बिल्कुल भी सफल नहीं होगा। आपको मानचित्र का हमेशा प्रयोग करना है। यह भौगोलिक सूचनाएं स्थान वितरण सीमाओं को यथार्थवादी रूप से समझाने का प्रयास करता है। तो बच्चा थे बता रहे हो राजस्थान हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, कौन समझ में आ रही, भूगोल को मानचित्र लेके यार बच्चा ने बता दी यो हवा है राजस्थान इंडिया के अंदर, समझ में आ गई। तो इससे क्या होगा आपके सामने, उससे बच्चा है वास्तविकता में चीज़ों को समझेगा।
ये छात्रों को स्थानीय संबंधों और दिशाओं को समझने में मदद करता है। साथ के साथ बच्चा यहाँ से क्या सीखता है, जो स्थानीय जो कठे कठे की जगह है उनका बारे में भी अच्छे से समझे। चित्र के बारे में बात करें, पिक्चर्स और आरेख, तो बच्चा है जटिल भूगोल आकृतियों जैसे वलित पर्वत, डेल्टा, मौसम संबंधित जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में भी अच्छे से समझ प्रदान कर लेता है। तो आप बच्चे को क्या कर सकते हो, भू आकृतियाँ हो गई जैसे वलित पर्वत होगा, मौसम संबंधित घटना हो गई, उनका क्या है चित्र बना के भी बच्चा ने अच्छे से समझा सको। ये कुछ तरीके होते हैं जिनके बारे में आप बता सकते हो। तो पर्वत होगा, उनने आप थे उनको मॉडल नहीं बना सको तो कम से कम चित्र बना सको, या फिर कोई AI से बनवा लियो चित्र, या फिर क्या कोई था डिजिटल क्लास है तो वीडियो चला के दिखा दियो, तो दर्श आपके पिक्चर और आरेख के माध्यम से भी सिखा सको। अगला क्या है, मॉडल। तो मॉडल क्या 3D साधन होता है। मॉडल एक प्रकार क्या होता है, 3D साधन होता है जो जटिल भूगोल संरचनाएं होगी जैसे ज्वालामुखी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में मदद करता है। तो भूगोल क्या है भाई, कोई भी मॉडल में जय माथान बताए ना कि वो ज्वालामुखी वालों मॉडल बना के बच्चा ने दिखा दियो, तो इससे क्या है बच्चों आसानी से चीज़ें ने समझ सके हैं। जिससे क्या ब्लैक बोर्ड पे समझाना, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से नहीं समझा सकते, उनको मॉडल के माध्यम से आप बच्चे को दिखा दो ताकि बच्चा अच्छे से समझ पाए। अब हाइड्रो बिजली परियोजना हुई है अलग अलग प्रकार की, और सारी बिजली परियोजना बांध का माध्यम से हन से बने, तो उनको मॉडल बनाना बहुत आसान है और बोर्ड पर समझा कौन सको थे आसानी से, तो उनको क्या करो एक मॉडल बनाओ और बच्चा ने अच्छे से समझा दियो। समझ में आ गई, तो बच्चे को एकदम क्रिएटिव थिंकिंग आती है उससे, और उसको चीज़ें समझ में भी अच्छे से आती हैं। ऑडियो वीडियो एड्स, उपयोगिता की बात करें, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, शैक्षणिक वीडियो का उपयोग करके आप अमूर्त गतिविधियां जैसे पृथ्वी का घूमना, भूकंप का आना, या सुदूर क्षेत्र जैसे अमेजोन के वर्षा ऋतुओं को आप आसानी से समझा सकते हो। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप ना मॉडल से समझा सकते हो, ना एटलस से समझा सकते हो, ना जो आपके सामने चित्रों से समझा सकते हो, तो क्या कर सकते हो उसकी जगह आप ऑडियो वीडियो विजुअल सेट्स का यूज कर सकते हो। समझा, कोई वीडियो बच्चा ने दिखाया कि अमेजोन का जंगल देखो इतना घना है ना, उनके अंदर ये प्रजाति पाई जाएंगी, है ना, नील नदी के बारे में कोई नदी की बात आ गई, कोई जैव विविधता की बात आ गई, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप उनको वीडियो दिखा सकते हो। जब पृथ्वी कहाँ गुम है, भूकंप कहीं आ जाएंगी, प्लेट्स कैसे कार्य करती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप वीडियो के माध्यम से आप बच्चे को 3D में बहुत अच्छे से समझा सकते हो। इसलिए जो शिक्षण होता है वो सजीव भी बनता है और रोचक भी बनता है। लास्ट क्या मेथड होता है, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड या समझ लो जहाँ चिट्ठियों है, समझना सब ने पकड़ना लास्ट में, तो ब्लैक बोर्ड एक ऐसा है जो आपके सामने अंतिम साधन है। तो ये क्या मौलिक साधन है, सबसे जरूरी सबसे उपयोगी साधन क्या होता है, आपका ब्लैक बोर्ड होता है। यहाँ पे आप आरेख करते हो, चार्ट बना सकते हो, मुख्य बिंदुओं को लिखवा सकते हो। तो ब्लैक बोर्ड तो यह है कि है ही है, या मान लो थे बुढ़ापा को सारो है। भूगोल शिक्षण की में मूल्यांकन की विभिन्न विधियों एवं उपलब्धि परीक्षण निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। तो भूगोल शिक्षण की अलग अलग विधियों के बारे में अपन चर्चा करनी है। पहले कौन सी होती है, लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा में क्या होती है, मूल्यांकन करते हो ना, मूल्यांकन करना क्या होता है, बच्चे से परीक्षा वगैरह लेकर कितना नंबर आए, असेसमेंट को कौन से तरीके हो सकते हैं। तो बच्चे के सबसे पहले क्या कर सकते हो, आप लिखित परीक्षा ले सकते हो। मानचित्र हो गए, आरेख हो गए, परिभाषाओं पे आधारित प्रश्न पूछकर जो आपके क्या बच्चे का ज्ञान तथ्यों को मापन करते हैं, उन सब चीज़ों को करके आप क्या कर सकते हो, बच्चे की लिखित परीक्षा ले सकते हो। तो टाबरान पढ़ाओ और पढ़ाने के बाद में परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने से क्या हर बच्चा का जो चीज़ समझ में आ जाएगी, उनके जहाँ आपके सामने एग्जाम के नाम से जाना जाता है। निबंधात्मक परीक्षण, छात्रों को विश्लेषणात्मक क्षमता, जो बच्चा होता है उसकी जो विश्लेषणात्मक क्षमता हो गई, तार्किक संगठन हो गया और भौगोलिक सिद्धांतों के अन्य प्रयोगों के बारे में समझा सकते हो। साथ ही साथ बच्चे ने कि एक कोई पृथ्वी है ना, पृथ्वी के गुणन पर आपने एक टॉपिक दिया और उस पर आपने क्या किया, उस पर कहा कि आप एक निबंध लिखो, उस पर आप 1000 वर्ड लिखो, इस प्रकार का कुछ दे दिया। तो इससे क्या हो जाता है, उसको निबंधात्मक परीक्षण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बच्चा क्या है, अपना विश्लेषणात्मक, भाई वो पढ़ो तो कितनों विश्लेषण कर सके, समझ में आ गई। तार्किक क्षमता, वो खुद को दिमाग लगाओ, हर चीज़ सोच के लिखोगो, तो तार्किक क्षमता भी शानदार होगी कि, और भूगोलिक सिद्धांत है, जितना भूगोल का बारे में जो सिद्धांत पढ़ेंगे भी का मजबूत होगा। फिर अगला क्या कर सको, मौखिक परीक्षा भी ले सकते हो। वाद विवाद और चर्चाएं, वर्तमान भूगोलिक समस्याओं पर छात्रों की समझ व मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करती है। तो आप बच्चे को क्या कर सकते हो, मौखिक परीक्षा भी ले सकते हो। तो बच्चा की क्या कर ली, ओरल टेस्ट ले लियो। इससे क्या वर्तमान समय में जो समस्या चल रही है, छात्रा क्या की समझ है को नहीं, उन सब चीज़ों पर पूछ सको।
समझ में आ गई, ताकि बच्चों भाई डेली न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़े, आसपास की घटना के चल रही है उनके बारे में समझ या नहीं समझ, इसके लिए ओरल टेस्ट भी लिया जा सके। अगला क्या है, व्यवहारिक निष्पादन टेस्ट, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस टेस्ट। तो मानचित्र कार्य, बच्चे को क्या कर, अब थे भूगोल को पेपर दो तो मानचित्र बनाया करते हो, तो यही है, इसको क्या बोला जाता है, व्यवहारिक निष्पादन परीक्षण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बच्चे को पढ़ना, भरना और बनाना सिखा सकते हो, किस तरह के मानचित्र को भरा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, इसके बारे में आप सारा का सारा ज्ञान प्राप्त करते हो। सर्वेक्षण कार्य, स्थानीय क्षेत्र का सर्वेक्षण करके डाटा को एकत्रित करना और उसका विश्लेषण करना। तो आप जो स्थानीय क्षेत्र होते हैं उसके डाटा के बारे में आप पूर्णतः से अध्ययन करोगे और विश्लेषण करते हो, इन सब चीज़ों को भी आप कर सकते हो। मॉडल का निर्माण करना, किसी भौगोलिक विशेषता का मॉडल बनाना, तो कोई भी जगह होती है उसके बारे में आप उससे मॉडल वगैरह का निर्माण भी करवा सकते हो बच्चे से। अगला क्या है, अचीवमेंट टेस्ट का निर्माण करना। तो आप बच्चे को अचीवमेंट टेस्ट का किस प्रकार से निर्माण करोगे, इसमें पहला क्या होता है भाई, कोई भी टेस्ट का निर्माण किया जाता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले प्लानिंग और योजना की जाती है। तो परीक्षण से कितना बच्चे से ज्ञान पूछना है, बोध, अनुप्रयोग, कौशल का तय करना। तो बच्चे से आप शैक्षणिक उद्देश्य होते हैं कुछ, ज्ञान कितना है उसको इस बारे में कैसे पता करेंगे, बोध कितना है, अनुप्रयोग कैसे कर सकता है और कौशल कैसे, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। परीक्षण की अवधि, कितनी देर का आपका पेपर होगा, है ना, कुल अंक कितने हो, तो थारो जो पेपर हो रहा है वो कितने अंक हो रहा है, कितना टाइम के लिए हो रही है, लिख रहे हैं ना, ये सब चीज़ें। अगला क्या, ब्लूप्रिंट का निर्माण करना। तो एक त्रिआयामी तालिका बनाना, तालिका बनाओगे जो सुनिश्चित करता है पेपर के सभी उद्देश्य, विषय वस्तु और विषय प्रकारों, प्रश्न प्रकारों का उचित प्रतिनिधित्व है। अब थे तारो पेपर को पहले पन्नो खोलो, इस पर क्या लिखे हुए है कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही, अति लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न ही। समझ में आ गई, हर टाइप का प्रश्न को क्या है, यो पहले क्या सुनिश्चित करेगा कि के पूछना है, कहीं कहीं का प्रश्न होगा और उन्हें के टाइप से पूछा जाएगा। समझ में आ गई। आइटम राइटिंग, ब्लूप्रिंट के अनुसार वस्तुनिष्ठ, लघु, उत्तरीय एवं निबंधात्मक प्रश्नों का निर्माण करना। पहले तो थे बताओ कि कौन सा सिलेबस आओगे, कहीं कहीं का प्रश्न आएगा, फिर उनको निर्माण करना ब्लूप्रिंट के आधार पर। कैसे होने चाहिए प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए, एक तो सरल होना चाहिए और द्वंद्वात्मक से होना चाहिए। यहाँ को प्रश्न को नहीं कि ऊपर की और यह द्वंद्व आ रही है, यहाँ को प्रश्न नहीं पूछना, कदे भी बच्चा ने सरल और स्पष्ट प्रश्न को निर्माण करना है। अगला क्या है, एडिटिंग व रिव्यू, प्रश्नों को व्याकरणिक व तथ्यात्मक शुद्धता की जांच करना। और लास्ट में आप प्रश्नों का निर्माण कर लिया तो उसको एक बार फिर से जांचो कि उसमें कहाँ तक तथ्यात्मक गलतियाँ हैं और कहाँ पर उसमें व्याकरणात्मक गलतियाँ हैं। परीक्षण की विश्वसनीयता, कंसिस्टेंसी और वैधता, वैलिडिटी को सुनिश्चित करना। तो परीक्षण होता है उसकी क्या कैसी विश्वसनीयता होगी और उसकी क्या वैलिडिटी होगी, इसके बारे में सुनिश्चित करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे समीक्षा कर सकते हो। परीक्षण का संचालन व मूल्यांकन करना, तो जो भी आपका टेस्ट होगा उसमें जो मानक परिस्थितियाँ होंगी उसके बारे में आप समझ लेना। जांच के लिए एक मानक अंकन योजना है, मार्किंग स्कीम बनाना और आपके सामने परिणाम का विश्लेषण करना। तो यह आपके सामने जो कंप्लीट पेपर होने वाला आपका ज्योग्राफी का, पेडोलॉजी का सब्जेक्ट का जो पेपर होता है उसको मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।